हेलो प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक 5th यूनिट का टॉपिक आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जो इम्पोर्टेंट बिंदु है इस टॉपिक से लेकर उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे बहुत ही छोटे वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो को देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि जो लोग देखते हैं उनमें से अनसब्सक्राइब लोग ज़्यादा हैं। तो सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो हमारे डेट्स हैं उनके बारे में, और जो धाराएं दी हुई हैं, कितनी इसमें धाराएं हैं, कितने इसमें अध्याय हैं और कितने इसमें अनुच्छेद हैं, उनके बारे में संस्कृत में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको ये अध्ययन करेंगे। ये तो है नहीं कि 38 धाराओं को विस्तार से हम पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन एक संस्कृत रूप में आसान तरीके से आपको किस प्रकार से याद रखना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं, फिर उनको लिखित रूप में देख लेंगे। तो हमने देखा कि हम अध्ययन करेंगे RTE 2009। और जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी हो कि यह कब लागू किया गया, हो सकता है इसका जो मूल आधार है वह कौन से सन में स्टार्ट हुआ, या फिर 46वां संविधान संशोधन है वह कब किया गया, या फिर 21A अनुच्छेद है जो इससे संबंधित है उसको कब जोड़ा गया। और एक क्वेश्चन ये कि है संविधान सभा या फिर लोकसभा में कब पारित हुआ, और जो उस समय जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि RTE 2009 को पूरे संपूर्ण देश में कब लागू किया गया। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 2009 में लागू किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010। तो हमने देखा कि इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RTE 2009 यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को कब लागू किया गया, तो आपको बताना है कि 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। और इससे पहले यानी 1 अप्रैल 2010 से पहले 135 देश या फिर भारत 135वां देश था इसे लागू करने वाला, ठीक है। तो भारत कौन सा देश था RTE को लागू करने वाला, 135वां देश था। और इसे लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। लेकिन इसकी जो मूल जड़ थी यानी कि इसको स्टार्ट करने का जो प्रारंभिक विचार था या फिर प्रारंभिक जो भी संशोधन किया गया था वह 2002 में ही स्टार्ट हो गया था। तो हम देखेंगे कि 2002 में किस प्रकार से। तो अभी तक आपने देख लिया कि इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग थी यानी कि इसका जो मूल आधार था वह 12 दिसंबर 2002 को 86वें संविधान संशोधन में 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, जो हमारे अनुच्छेद से 21वां अनुच्छेद है उसमें एक भाग A जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका मूल आधार कहाँ से प्रारंभ हुआ था, 12 दिसंबर 2002 के 86वें संविधान संशोधन में एक नया अनुच्छेद 21 जोड़ा गया। और इस 21वें अनुच्छेद में क्या बताया गया था, इस 21वें अनुच्छेद में बताया गया था यानी 21A अनुच्छेद में बताया गया था कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार था ना उसको, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आप समझ गए कि 2010 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया। और इसका लागू करने का मूल आधार था 2002 में स्टार्ट हो गया था 12 दिसंबर 2002 में। 12 दिसंबर 2002 क्या हुआ था, 46वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और अनुच्छेद 21A में बताया गया कि जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का दर्जा दिए जाने के पश्चात फिर आगे 2005 में
2005 में, अब आप देखना 2002 में इसको अधिकार का दर्जा दिया गया था, लेकिन बात इस पर 2005 में हो रही है। 2005 में बात होने के पश्चात से सबसे पहले यानी 2005 में क्या होता, इसका प्रारूप शिक्षा के अधिकार का प्रारूप तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया था 2005 में। अब 2005 में कार्य प्रारंभ किया गया और 4 अगस्त 2009, अभी देखना सरकार पहले भी बहुत ही अपने राजनीति के चक्कर में बहुत कुछ दिया करती थी, अब जैसे करती है वो पहले भी करती थी, लेकिन पहले हम ध्यान नहीं देते थे और इतने बड़े भी नहीं हुए थे कि इन सब की हमें समझ हो। तो देखना पहले 2002 में इसकी बात हुई, फिर 2005 में सरकार जागरूक हुई, इसके प्रति सरकार कार्य करने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, 2004 में 4 अगस्त, यह अगस्त 4 अगस्त 2009 को विधेयक था, उसको लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया। अब 4 अगस्त, तो 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित किया गया और फिर कुछ राष्ट्रपति भी इसमें देरी करेगा, तो उन्होंने क्या किया, 26 अगस्त 2009 को इस पे साइन किए, हस्ताक्षर कर दिए। और उस समय राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 26 अगस्त 2002 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय की राष्ट्रपति थी, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर दी। अब आगे 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। तो आपको पता चल गया हमें इसमें कौन कौन सी डेट याद रखनी है। सबसे पहले आप इसको क्रमवाइज से याद रखो कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ 12 दिसंबर आई 2002। ठीक है, तो सबसे पहले 12 दिसंबर 2002 आई। इस दिन 46वां संविधान संशोधन हुआ और 21A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो एक डेट हो गई हमारी 12 दिसंबर 2002। उसके पश्चात आप ये याद रखोगे 4 अगस्त 2009 इस पे विचार किया गया, यानी विचार क्या किया गया, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में से पारित किया गया। तो एक डेट हो गई हमारी 12 दिसंबर 2002, सेकेंड डेट हो गई हमारी 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 के पश्चात 26 अगस्त, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 26 अगस्त 2009, 4 अगस्त को लोकसभा में पारित, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इस पे हस्ताक्षर कर दिए गए और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में से लागू कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। और ये हमारा देश कौन सा था, 135वां देश था इस अधिनियम को लागू करने वाला। अगला हमारा अगला पॉइंट, RTE एक्ट में 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि RTE एक्ट में कितने अध्याय और कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां, तो इतनी इसमें अनुसूचियां हैं। तो जो हमारी 38 धाराएं हैं, 7 अनुच्छेद है और 1 अनुसूची है, उनके बारे में या फिर जो 38 धाराएं हैं उनके बारे में हम संक्षिप्त से मैं आपको बता दूं कि आपको ये किस प्रकार से याद करनी है। ठीक है, तो आपको ये याद करनी है। देखना, जो हमारी 6 तक धाराएं हैं, आप जब भी ये वीडियो देखो तो अपनी बुक को पास में लिख कर देखना, ये हमारे सामान्य, इनमें सामान्य बातें बताएगी। ठीक है, जिस प्रकार देखना, एक जो हमारी 1 धारा है उसमें निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है कि सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो हमारे दो हमारी धारा है उसमें शब्दावली के बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा किसे कहते हैं, बालक की आयु कितनी होगी, वंचित वर्ग कौन सा होता है, स्थानीय निकाय कौन सा। मैं आपको ये थोड़ा सा जल्दी में बता देती हूँ जिससे कि अपना वीडियो लंबा ना हो, आपको समझ में आ जाए। दूसरी जो धारा है उसमें शब्दावली के बारे में बता दिया। तीसरी धारा में जो प्रारंभिक क्लास होती है, हमने 6 से 14 तक के वर्ष के बच्चों के बारे में बता दिया कि इतनी उनकी एज होनी चाहिए। चौथी धारा थी, उन्हें ड्रॉप आउट के बारे में बताया जाए कि विद्यालय में बच्चे बीच में छोड़ के जाते थे उन्हें पुनः उन्हें प्रवेश दिया जा सकता है। 5वीं जो धारा थी उसके अंतर्गत स्थानांतरण टीसी काट के देने के जो होते हैं उसके बारे में बता दिया। और 6ठी जो धारा थी उसके अंतर्गत विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी से होना चाहिए, फिर 2 किलोमीटर दूरी से होना चाहिए, ये बता दिया। तो इन 6 में हमें क्या बताएगी, सामान्य जानकारी बताएगी। अगली जो हमारी 9 तक है, 3 अगली है, उनमें देखना आप कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। कर्तव्य किन किन के, जो आपने देखा कि 6, आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि 6 तक हमने क्या करवा दिया, बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिया, यानी 1 किलोमीटर तक विद्यालय की हमने स्थापना करवा दी। स्थापना करवाने के पश्चात धारा 7 में हमें क्या करना, स्थापना तो हमने करवा दिया, अब हमें वित्तीय सहायता भी उन्हें देनी होगी। तो धारा 7 में वित्तीय सहायताओं के बारे में बताया गया, केंद्र सरकार कितनी सहायता देगी, राज्य सरकार कितनी सहायता देगी। और 8 है वह समुचित सरकार के कर्तव्य, यानी समुचित सरकार के कर्तव्य, यानी समुचित सरकार में कौन कौन से आएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
9 में है जो स्थानीय निकाय कौन से नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति, इनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो 9 तक हमारे हो गए, कर्तव्य के बारे में इनमें बता दिया। अब है हमारा है 10वां 10 और 11, इनमें अभिभावक के जो कर्तव्य हैं। ठीक है, तो पहले में 6 तक सामान्य जानकारियां हैं, 7, 8, 9 में जो कर्तव्य हैं वित्तीय सहायता समूची सरकार के और स्थानीय सरकार के, और 10 में हमारे है अभिभावक का कर्तव्य, कि अभिभावक का एक कर्तव्य बनता है 51(1) के अनुच्छेद के तहत कि वह बच्चे को स्कूल में या फिर उसे शिक्षा दिलाने का कार्य करे। और जो हमारे 11वां नंबर का है उसमें बता दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चे को दाखिला दिलाएं। 6 से 3 ये जो हमारे अधिनियम है, ये 6 से लेकर जो इसकी एज कितनी है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक, और जो 6 से छोटे यानी 3 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे प्रारंभिक जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं ना, उनमें उनके बारे में जो अभिभावक है वो उनको उनमें शिक्षा दिलाएं। तो यह हमारे बता दिया किसमें, धारा 11 में। तो ये हमारे कितने होगी, धारा 11 होगी। इस तरह से इनको याद रखें कि 6 तक तो नॉर्मल जानकारी है, फिर जो कर्तव्य बता दिए, फिर 10 व 11 में अभिभावक के कर्तव्य के बारे में बता दिया, और आगे हमारी है 12 नंबर की। तो 12 से लेकर शायद 17 तक, 12 से लेकर 17 तक आप ना, 17 तक है बालकों के बारे में बताया गया है। जैसे मैं 12 में बताती हूँ कि अब हमने क्या किया कि बच्चों को, 11 में हमने क्या किया है कि बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिला दिवा दिया। आप इसे पॉइंट से भी याद रख सकते हैं, ऐसी ट्रिक बना के 11 तक तो हमने अब बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिला दिवा दिया। अब 12 में हम क्या करेंगे, बच्चे को जो निजी स्कूल है यानी प्राइवेट स्कूल में भी अगर हम उसे दाखिला दिलाएंगे तो 25% सीटें आरक्षित होती हैं, उनके बारे में बताया गया। तो ये बच्चे के हित के बारे में तो है। तो 12 में 25% सीटों के बारे में बता दिया। 13 में ये बता दिया कि इनसे जो 25% बच्चे हैं इनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और 14 में बता दिया कि जो अगर हम बच्चे को प्रवेश देंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र अगर उनके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उनके साथ किसी भी प्रकार का नहीं, बिना प्रमाण पत्र के भी हम उनका प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, और 15 में ये बता दिया कि जो जुलाई से हमारे स्कूल स्टार्ट हो सकती है, उसमें प्रवेश प्रारंभ यानी प्रवेश का अंतिम दिनांक 30 सितंबर तक है। तो ये सब सारी बातें बच्चों के बारे में है। और 16 के अंतर्गत ये बता दिया कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा 8वीं तक। इसमें बाद में क्या किया था, 2019 में इसके बहुत से नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए, तो इसमें चेंज कर दिया गया है कि 8वीं क्लास में बच्चे को फेल किया जा सकता है। ठीक है, तो 17 में ये होगा कि किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, फिर इसमें संशोधन किया गया। अभी 18 में क्या होगा कि अगर कोई बिना मान्यता के विद्यालय चला रहा है, ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि 17 तक ही हमने देखा कि बच्चे के हित के बारे में, बच्चे के हित के बारे में हमने 17 तक ही तो अध्ययन किया था। बच्चे के हित के बारे में हमने 17 तक ही तो देखा था। यानी कि तो 12 के में हो गया कि आरक्षण देना 25%, 13 के में निःशुल्क किसी भी प्रकार की उनसे शुल्क नहीं जाएगी, 14 के में अगर बच्चे के पास किसी आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे इस मतलब बिना सर्टिफिकेट के भी उसे हमें प्रवेश या देना होगा। 15 में हमने देख लिया कि 30 सितंबर तक उनकी जो लास्ट डेट है प्रवेश प्रारंभ वो है। 16 के अंतर्गत फेल नहीं किया जाएगा, और 17 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड उन्हें नहीं दिया जाएगा। अब चाहे टीचर ही क्यों ना परेशान हो, पर बच्चों को किसी प्रकार के मानसिक स्ट्रेस उन्हें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 17 तक बच्चों संबंधित हो गई। और अब हम देखेंगे 18-19 में एक विद्यालय के बारे में बताया गया है कि जो भी विद्यालय बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चलेंगे। और 19 में क्या बता 18 में बता दिया कि बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चलेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और 19 में ये बता दिया कि अगर किसी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे कि खेल का मैदान नहीं है, भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, तो 3 साल में या तो उस विद्यालय को अपनी मूलभूत सुविधाएं को कंप्लीट करना होगा या फिर उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, इन 18 और 19 विद्यालयों के बारे में बताया दिया गया। आगे हमारी है 20-21, और तो इनमें भी 18-19 में भी विद्यालयों के बारे में 18-19, 20-21 और 22 इन तीनों में विद्यालयों के बारे में बताया गया है। 20 में बताया गया है कि 20 में केंद्र सरकार के कुछ केंद्र सरकारी नियमों में चेंज कर सकती है। 21 में बताया गया है कि विद्यालय में एक CMC यानी विद्यालय प्रबंधक समिति, जिसके अंतर्गत 75% अभिभावक होंगे और 25% कौन होंगे, विद्यालय प्रबंधक होंगे। तो 21 में SMC के बारे में बता दिया। 22 के में ये बता दिया कि इस SMC को कौन लागू करेगा, जो इसी विद्यालय के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी 22 तक। और 22 के बाद में है 28 तक। 22 तक तो हमारी होगी, 22 से लेकर 28 तक ये सब शिक्षकों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था 12 से लेकर जो 16-17 तक थी ना, ये बच्चों के बारे में थी, और ये शिक्षकों के बारे में है।
ये सारी थी, ये विद्यालय के बारे में थी कि विद्यालय को किस प्रकार रखना। तो आप एक क्रम से याद रख सकते हो। और इससे पहले देखिए उनमें सामान्य जानकारी थी, कुछ कर्तव्य के बारे में बताया गया था। तो ये शिक्षकों के बारे में है। 23 में शिक्षकों के बारे में क्या बताया गया है? 23 में बताया गया है कि जिन भी शिक्षकों की हम नियुक्ति करें उनकी एक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, यानी शिक्षक योग्यता के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में बताया गया है 23वें अनुच्छेद के बारे में। और 24वें में एक क्वेश्चन पिछली बार हमारी रीट एग्जाम में 2017 में आया भी हुआ, जो मैं अंत में आपको बताऊंगी। तो 24 में जो शिक्षक के मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया था। 25 में शिक्षक विद्यार्थी छात्र अनुपात कितना होना चाहिए, इसमें वो 40 न्यूनतम शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात कितना होना चाहिए, 40:1 होना चाहिए। और शिक्षक को कितने, यानी एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना चाहिए। शिक्षक कार्य का कितना होता है, 45 घंटे कार्य होता है, एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षक को कार्य करना चाहिए। जो भी होता है ना कि 800 घंटे शिक्षक के होते हैं, फिर 200 कार्य दिवस होते हैं, वो सब एक इम्पोर्टेंट, यानी आपको 24 की धारा, 25 की धारा, इन दोनों को आपको बहुत ही कंठस्थ करके जाना है, क्योंकि इनसे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे कि एक शिक्षक प्रति सप्ताह में शिक्षक का कार्यकाल कितना होता है, फिर कार्य कितने घंटे का कार्य होता है, 45 घंटे का कार्य होता है, या फिर दो, एक शिक्षक एक दिवस, एक पूरा सत्र होता है, उसके अंदर कार्य दिवस कितने होंगे, या फिर कितने घंटे वह काम करेगा, और छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा। तो 24 की और 25 की आपको याद करके जानिए। 26 के अंतर्गत बताया गया है कि 10% शिक्षक होने चाहिए उस विद्यालय में जिस विद्यालय में कार्य। और 27 के 27 भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो शिक्षक है वह जनगणना कार्यक्रम, जनगणना कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम होते हैं उनमें काम करेगा, इसके अलावा वह किसी में काम नहीं करेगा। 28 में बताया गया है कि वह कोचिंग स्टार्ट नहीं कर सकता, अलग से सरकारी टीचर है तो वह किसी भी प्रकार के प्राइवेट संस्थान में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो 28 तक किस में किन के बारे में बताया गया है? तो हमने देखा कि 28 तक शिक्षकों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आपको इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी याद रखनी है? आपको याद रखनी है 24 की धारा, 25 धारा, 28, क्योंकि ये बताती किसी प्रकार की, और धारा 27 शिक्षकों के बारे में पिछली बार पूछ लिया गया था। और धारा 25 है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में जो भी है जो हमारी बच के वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैंने आपको बताया नहीं, और वे एकोक है तो आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पश्चात हमारे अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय है और 1 अनुसूची है, जिनके बारे में आप बुक में अध्ययन कर लेना, उनमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारी पिछली डिटेल एग्जाम में पूछा गया था। तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? मतलब आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे जितने 38 धाराएं हैं उनमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमें उन धाराओं का, इनके 38 की 38 धाराओं का थोड़ा बहुत समझ या फिर उनका थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है।